गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड एक हाईकोर्ट जजमेंट, टाइगर ग्लोबल वर्सेस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इस केस में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो हुआ था, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल थ्री होल्डिंग्स ने अपनी शेयर होल्डिंग जो कि फ्लिपकार्ट सिंगापुर में थी उसको बेच दिया था। और बेचा किसको था? इसको बेच दिया था फिट होल्डिंग्स SARL, लेक्जमबर्ग करके बायर थे, लेक्जमबर्ग कंट्री करके बायर थे, उनको सेल ऑफ कर दिया था। नाउ इस ट्रांजैक्शन में जो आउट ऑफ इंडिया हुआ था, फ्लिपकार्ट सिंगापुर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने इन्वेस्ट किया था फ्लिपकार्ट इंडिया में। सारे फ्लिपकार्ट के जो यूजर्स हैं वो इंडिया में हैं, जो बिजनेस हो रहा है वो फ्लिपकार्ट इंडिया में हो रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो फ्लिपकार्ट सिंगापुर में है। और ये फ्लिपकार्ट सिंगापुर को बेचा गया था, ना कि फ्लिपकार्ट इंडिया को। मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट सिंगापुर को बेच दिया था फिट होल्डिंग्स ऐसा ऐसा SARL को। नाउ अगर मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाता हूं, कुछ इस तरह से है कि एक अमेरिकन बेस्ड एंटरप्रेन्योर मिस्टर चार्ल्स पी कोलमैन, ये बेसिकली फाउंडर एंड पार्टनर हैं टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट LLC के। और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट LLC ने इन्वेस्ट किया था केमेंस आइलैंड कंपनी में। केमेंस आइलैंड कंपनी में अगेन एक मॉरिशियस होल्डिंग कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट था। और ये जो मॉरिशियस होल्डिंग कंपनीज हैं वो है टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल 2, 3 एंड 4। और इन टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल होल्डिंग्स में का इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट सिंगापुर में, जो कि सेल ऑफ कर दिया गया था फिट होल्डिंग्स SARL लग्जमबर्ग को। और जो बेचा गया है, अंडरलाइंग जो एसेट था वो इंडिया में है, दैट इज फ्लिपकार्ट इंडिया, जिसके पास मैक्सिमम यूजर्स थे, मैक्सिमम बिजनेस था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो नंबर वन, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल 2, 3, 4 holdings were private companies incorporated in Mauritius, established primarily for investment activities to be conducted on behalf of Tiger Global Management LLC, a company based in Delaware, United States. TGM LLC is the applicant's investment manager. The applicant is owned by a private equity fund that has approximately 500 investors across 30 sovereign jurisdictions. ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखूं तो ये जो टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल है इस ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगभग 500 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट LLC का इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। नाउ TGI have been granted a category 1 global business license and are holding a TRC, tax residence certificate, issued by the Mauritius Revenue Authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल है, इनके पास मॉरिशियस गवर्नमेंट ने इनको टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया है कि भाई ये मॉरिशियन बेस्ड कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर DTAA लगाना है, इंडिया और मॉरिशियस DTAA लगाना है, सो TRC सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रोसेंट डॉक्यूमेंट। नाउ नाउ इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन ये जो टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल ने जो फ्लिपकार्ट सिंगापुर में परचेज किया था, ये परचेज किया था अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2015 के बीच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आई वांट टू से इज दैट देयर इज अ डेट जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है
मॉरिशियस में। सो और फिर बाद में अगर उसको कभी बेचा जाता है उस इन्वेस्टमेंट को, सो वो मॉरिशियन गवर्नमेंट उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाती है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल ने फ्लिपकार्ट सिंगापुर में जो इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्ट किया है अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2015 तक। और इस समय जब ये परचेज किया गया है, तो अगर मैं इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लगाऊंगा, अगर एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में इस ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं होगा। ना इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा सकती है और ना मॉरिशियस गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। इट विल बी टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन ऑल टुगेदर, है ना। सो ये इंटेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का डीटी डबल ए एग्रीमेंट का, लेकिन इस तरह के ट्रांजेक्शन में हो गया क्योंकि मॉरिशियस गवर्नमेंट कैपिटल गेन पर टैक्स लगाता नहीं है, और डीटी डबल ए एग्रीमेंट अगर एप्लीकेबल हुआ तो इंडिया कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगा नहीं सकता। तो दिस इज द सिचुएशन इज नाउ। On 18th August 2018, all the three applicant transferred certain shares of Singapore company Flipkart to Fit Holdings SARL. So ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये जो टाइगर ग्लोबल ने जो फ्लिपकार्ट सिंगापुर को बेचा, वो कब बेचा? सो वो बता रहे हैं 18th August 2018 को बेचा। Now the taxpayers had filed application with the tax authorities on 2nd August for the issuance of nil withholding tax certificate. 18 अगस्त 2018 से पहले 2 अगस्त 2018 को इन्होंने इंडियन टैक्स ऑथोरिटीज को एक एप्लीकेशन लिखा और अप्लाई किया कि हमको कोई भी विथहोल्डिंग टैक्स, मतलब कि टीडीएस सर्टिफिकेट दे दीजिए निल रेट का, कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स ऑथोरिटीज ने 17 अगस्त को ऑर्डर निकाला और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, निल सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे, आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल 13 इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी आपको एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। The tax authorities issued a letter dated 17th August, held that the taxpayer were not eligible to claim benefit of the Indian Mauritius tax treaty as they were not independent in their decision making and the control over the decision making of the purchase and sale of the shares did not lie with them. So वो कह रहे हैं कि भाई जो मॉरिशस में कंपनी बनी है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, और वो जो इनका जो अल्टीमेट पेरेंट है वो यूएस में बैठे हुए हैं, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा। और उस बेसिस पर उन्होंने कहा कि भाई आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा? फ्लिपकार्ट सिंगापुर को बेचा गया है, और तो जिसने परचेज किया है उसे जब वो पेमेंट करेगा टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल को, तो उसको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे सेड। नाउ जब ये ट्रांजेक्शन हुआ, सो इसके बाद फाइनली क्या हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने तो 10% टीडीएस लगाने की बात की, तो जो एप्लीकेंट है दैट इज टाइगर ग्लोबल, वो उन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अप्लाई किया, और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने भी, AAR ने भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के का जो डिसीजन था 10% टैक्स लगाने का, उसका समर्थन किया। समर्थन इस तरह से किया कि उन्होंने जो एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये प्राइमा फेसी टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजेक्शन है और हम इस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट करते हैं। सो द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हेल्ड दैट the issue involved in the question raised in the advance ruling application was designated prima facie for avoidance of tax, and the third restrictions on admission of an advance ruling applied. Thus, the authority for advance ruling rejected admission of the taxpayer's application. So, application ही reject हो गई। So, अभी टाइगर ग्लोबल ने क्या किया? So, they further filed an application, rather writ petition with the high court, right? So जब हाई कोर्ट को अप्लाई किया, सो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन किया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने बेसिकली ओवर रूल कर दिया है डिसीजन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में, और उन्होंने ये जो डिसीजन है उन्होंने टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल होल्डिंग्स के फेवर में दे दिया, राइट? सो व्हाट दे सेड इज दैट
फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पहला पॉइंट था, जब डिसीजन देते हैं तो ऑब्जर्वेशंस लिखता है हाई कोर्ट। सो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ मॉरिशस एंटिटी। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा था कि भाई मॉरिशस एंटिटी एक शैम एंटिटी है, इसका कोई इकोनॉमिक सब्सटेंस है ही नहीं। बट हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका इकोनॉमिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उन्होंने 500 इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो पूल करके मतलब पैसा लगाया है। सो द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मॉरिशस बेस्ड एंटिटी हैड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सब्सटेंस, engaged in legitimate business operations and pooling substantial investment from global sources. These entities were not mere conduits, and the involvement of Tiger Global Management LLC as an investment manager did not diminish their independent legal status or economic substance. The petition also incurred expenditure above the threshold set by the limitation of benefit. So ये LOB क्या है basically? कि there is a clause under double taxation avoidance agreement. There is a separate clause which says, separate article which says that कि आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 12 महीने के विद इन 12 मंथ्स, जो कैपिटल गेन हुआ है उसके 12 महीने के विद इन 12 मंथ्स अगर आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा अगर आपने खर्च नहीं किया है, तो उस केस में मतलब हम ये मानते हैं कि ये इकोनॉमिक सब्सटेंस नहीं है और आपको लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट के अंतर्गत, एलओबी क्लॉज के अंतर्गत आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं देंगे। सो वो अमाउंट क्या है? सो मॉरिशियस में ये अमाउंट है मॉरिशियस रुपीज 15 लैक्स, और अगर ये इंडिया में ट्रांजेक्शन होता है तो इंडियन रुपीज 27 लैक्स। सो अगर 15 लाख मॉरिशियस रुपीज से ज्यादा खर्च किया है ड्यूरिंग 12 months immediately before the date of transaction and capital gain. So अगर 15 लाख मॉरिशियस रुपीज से ज्यादा अगर खर्च हुआ है, उस कंपनी ने खर्च किया है, तो हम कहेंगे लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट देना पड़ेगा। एंड इन दिस केस एलओबी एप्लीकेबल नहीं हुआ और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस फॉर मोर देन 15 लाख Mauritius INR rupees. Now, source of fund. So इसके बारे में क्या कह रहा है हाई कोर्ट? The High Court observed that none of the funds invested in the petitioner originated from Tiger Global Management LLC. Instead, the funds were pooled from 500 investors across various global jurisdictions, with the Mauritius companies acting as a fund pooling vehicle. तो ये कह रहे हैं कि जो टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल होल्डिंग्स है वो तो बेसिकली फंड पूलिंग व्हीकल है, और इसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एलएलसी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, वो तो सिर्फ फंड मैनेजर्स हैं। और जो इन्वेस्ट किया गया है वो 500 इन्वेस्टर्स हैं जो कि 30 अलग अलग ग्लोबल जुरिस्डिक्शन से आए हुए हैं। सो द अथॉरिटी फॉर, सो हाई कोर्ट कह रहा है कि द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फेल टू प्रोवाइड वैलिड रीजंस to question the role of TGM LLC as disclosed by the petitioner. Now, so board decision making. Now, board ने जो decision लिया है वो एक proof है कि that is an independent body. जो Mauritius company है वो एक independent body. So the High Court noted that board resolutions indicated collective decision making by the petitioner board of directors. Even though Mr. Coleman was authorized to approve expenditure exceeding USD 250 million, this power was granted by the entire board of directors and required counter signature by Mauritian directors, ensuring independent decision making. Now, parent subsidiary relationship. So High Court का ये observation है कि parent जो होता है वो subsidiary की के जो transactions होता है उस पर oversight तो रखता ही है, तो उसको suspicion की नजर से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसिटी ऑफ टीआरसी। सो टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है इस पर शक नहीं किया जा सकता और उसको आपको मानना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपको ये पूरा पूरा शक है, आपके पास एविडेंस है कि ये फ्रॉड है, शैम। सो द हाई कोर्ट हेल्ड दैट टीआरसीज आर sacrosanct and must be accepted unless there is clear evidence of fraud or sham. The court rejected the notion that investment routed through Mauritius should be inherently suspected or subject to additional scrutiny. So Mauritius के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है,
जहाँ जो कि इन्वेस्टमेंट का हब माना जाता है ना। सो सर इसी कारण से हमें टीआरसी पर शक नहीं करना चाहिए। सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन भी है इससे रिलेटेड, दैट द हाई कोर्ट रेफरेंस द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी which affirmed that a TRC issued by Mauritius authority is a sufficient evidence to establish residency status and apply principles of beneficial ownership for claiming benefits under the DTAA. So इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई there is a finance bill, राइट। उन्होंने कहा कि भाई एक फाइनेंस बिल है 2013, और उसमें ये जब ये फाइनेंस बिल आया था तो उन्होंने ये प्रपोज किया था कि भाई टीआरसी को हम फाइनली सफिशिएंट प्रूफ नहीं मानेंगे ट्रीटी बेनिफिट देने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंस बिल में था, लेकिन जब फाइनल फाइनेंस एक्ट 2013 बना तो ये ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं। सो फाइनली ये भी एक प्रूफ है कि फाइनेंस बिल में इस तरह की बात आई, लेकिन फाइनली फाइनेंस एक्ट में उसको कंसिडर नहीं किया गया इस तरह के सजेशन को। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लैरिफाइड दैट द टीआरसी वुड बी एक्सेप्टेड एज एडिक्वेट एविडेंस फॉर ट्रीटी बेनिफिट्स एंड इट्स वैलिडिटी वुड नॉट बी क्वेश्चन्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। सो फाइनली ये हो गया कि भाई क्वेश्चन नहीं करेंगे। नाउ डीटीएए एंड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, नंबर 1, तो डीटीएए का बेनिफिट देना पड़ेगा। फाइनली ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इन डीटीएए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डीटीएए जो इंडिया मॉरिशियस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उसमें उन्होंने एक सेपरेट क्लॉज डाला हुआ है, क्लॉज 13 कैपिटल ए, जो बोलता है कि अप्रैल 1 2017 से पहले अगर आपने मॉरिशस में कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस तरह के इन्वेस्टमेंट को अगर आपने बेचा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में बेचा है तो जो भी टैक्स होगा वो उसका 50% टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उस पर पूरा पूरा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर मॉरिशस गवर्नमेंट नहीं लगाती है तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का हक है। सो ये आर्टिकल 13 कैपिटल ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बोलता है। सो अगर हम ये ट्रांजेक्शन देखें, सो जब ये टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल ने फ्लिपकार्ट सिंगापुर को परचेज किया था, सो ये परचेज किया था इन्होंने 2015 में, राइट। सो ये अक्टूबर 2011 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच में परचेज किया गया था, मतलब 1 अप्रैल 2017 से पहले परचेज किया गया था। सो ये ये जो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज है आर्टिकल 13 है, इसमें बिल्कुल फिट बैठता है और उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ना मॉरिशस में लगेगा ना इंडिया में लगेगा। सो नाउ कम्स की नेक्स्ट इस जो मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 13(3), ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि the High Court emphasized that the transaction in question fell squarely within the scope of Article 13(3)(a) of the DTAA, which grandfathers transactions involving shares acquired before April 1st 2017. Then primacy of TT provisions. So यहाँ ये बोला गया है कि भाई हाई कोर्ट ये मानता है कि जो इंडियन टैक्स लॉज है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को, इसको अलग अलग हमें नहीं मानना चाहिए, और DTAA will override income tax act. So the High Court asserted that domestic tax legislations cannot be interpreted in a manner that directly conflicts with the treaty or overrides the provisions of DTAA. So DTAA को override नहीं करते income tax laws. इसके अलावा there are other international rulings also, जैसे कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स भी है, जो स्पेसिफिकली बोलता है कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया है दैट ट्रीटी बेनिफिट्स शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली बेस्ड ऑन सस्पिशन और द यूज ऑफ टैक्स फ्रेंडली जुरिसडिक्शन। सो इसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, दैट हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स which deemed the transactions as tax avoidance was clearly flawed and unsustainable. So ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, हाई कोर्ट ये बोल रहा है। The transaction is protected by virtue of the grandfathering provisions of the DTAA. Consequently, the court quashed
मतलब कैंसिल कर दिया। द ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स affirmed that the transactions was not designed for tax avoidance and granted the petitioner all consequential relief. So ये जो ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपील किया। हाई कोर्ट को के ऑर्डर को कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया है, राइट। फिर उन्होंने स्टे लगाया है और उन्होंने स्टे लगाने का रीजन क्या बोला है? The issues raised by the authority for advance ruling in the petition require thorough consideration. So उन्होंने बोला कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इश्यूज रेज किए हैं उनका थरो कंसिडरेशन होना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, सो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने फ्लिपकार्ट सिंगापुर का जो शेयर्स बेच दिए हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन है, इंडिया के बाहर बाहर ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया में भी है। सो इस ट्रांजेक्शन के कारण बाहरी बाहर जो ट्रांजेक्शन हो गया, मॉरिशियस और सिंगापुर में जो ट्रांजेक्शन हो गया, उसका इम्पैक्ट ये हो गया कि जो फ्लिपकार्ट है वो अल्टीमेटली बिक गई और ये टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल की जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी थी उससे हटकर अब ये वॉलमार्ट की सब्सिडरी बन गई, राइट। सो इंडिया में सारे जो यूजर्स हैं अभी भी फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन नाउ द पेरेंट कंपनी हैज चेंज्ड। सो डोंट यू थिंक दैट इंडिया में जो इसका इम्पैक्ट है, यूजर बेस है फ्लिपकार्ट का जो सब प्रॉफिट कमाते हैं, सो कैपिटल गेन टैक्स कहीं ना कहीं लगना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है दैट द issues raised by the income tax authority for advance rulings in the petition requires thorough consideration। और इस बेसिस पर उन्होंने 24 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगा दिया। थैंक यू, दैट्स ऑल।